शाह कादरी साहब को जब ये सम्मान मिला उसके बाद देश में बहुत तरह की चर्चाएं शुरू हो चुकी है, लेकिन जो मेरे जहन में है वो सवाल यही है कि बिदरी कला को सम्मान मिला और एक व्यक्ति को सम्मान दिया गया, उसके बाद ये चाहे राजनीति जितने भी तरीके से हों वो अपनी तरीके से, लेकिन एक कलाकार की निगाह से अगर देखें तो सीधे सीधे मैं आप इन्हीं से जोड़ता हूँ। कादी साहब, पहले तो क्योंकि सुबह से आप इतनी इंटरव्यू इतनी सारी चीज़ें बता चुके हैं, कह चुके हैं, अभी जो बात आपने कही कि आपके नाम से आपके सम्मान के बाद वहाँ सारी सामान बिक गए, जी जी, आपके कारीगरों का फ़ोन एक बार आया, कारीगरों का बीजेपी के लोग तकरीबन 1,500 लोग 8 दिन में आके मेरे से मिले, और ना तो ज़्यादा मुस्लिम के आए और ना कोई कांग्रेस का नेता आया और ना कोई कारीगर मेरे से मिलने आया, क्योंकि कारीगरों को या तो शऊर नहीं है या ना तो उनमें जलन है, इसलिए मेरे से फ़ोन करके तक मेरे को मुबारकबाद नहीं दिए। मेरे को इसका बहुत बड़ा अफसोस है। अब तो बिदरी कला जो है वो आपके नाम से जाना जाएगा, चाहे जैसे भी बेचे हैं, क्योंकि और लोगों में मेरे नाम से जाना जाएगा वो, है ना, और लोगों में जाना जाएगा। जी जी, लेकिन उन कारीगरों को कम से कम आपके प्रति सम्मान तो होना चाहिए। नहीं, जनवरी 2025 जनवरी 25 जनवरी को ही आपके पास कॉल गया था ना? जी 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 जी। कितने साल से आप जद्दोजहद कर रहे थे कि इस कला को एक सम्मान मिले, क्योंकि एक व्यक्ति का सम्मान नहीं है। नहीं, देखिए ये काम मैं 10 साल की उम्र से पढ़ाई करते हुए कर रहा था। मैं 10 साल की उम्र से 10 साल की उम्र से कर रहा हूँ मैं। अभी मेरी उम्र 68 है। 10वीं क्लास पास होने के बाद मैं ये काम को छोड़ के, ये पढ़ाई को छोड़ के ये काम को अपना लिया, क्योंकि हमारा ख़ानदानी काम था ये। अच्छा। वालिद साहब मेरे को ये काम सिखाना नहीं चाहते थे, क्योंकि कलाकार की ज़िंदगी में अच्छी ज़िंदगी नहीं है, 2 वक्त की रोटी मिलती है, कुछ अच्छी ज़िंदगी गुजार नहीं सकता। लेकिन ख़ानदानी काम को आगे बढ़ाने के लिए मैं ये काम में जुड़ गया। जैसे मछली के बच्चों को तैराना सिखाने की ज़रूरत नहीं है, वैसा मेरे को भी कोई सिखाए नहीं, मगर फिर भी वालिद साहब से मैं आगे रहबरी लेता था, रहनुमाई लेता था, उनसे पूछता था कैसा करना क्या करना। इस तरीके से ये काम करते करते मैं 1984 में कर्नाटका स्टेट अवार्ड लिया मैं। अच्छा। उसके बाद 1988 में नेशनल अवार्ड किसी के हाथों में यहाँ दिल्ली में लिया मैं। फिर 2012 में या 2012 में शिल्प गुरु अवार्ड मिला, वो नेशनल अवार्ड से बड़ा होता है, वो भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथों से लिया। इस तरीके से कर्नाटका स्टेट अवार्ड लिया मैं, कर्नाटका राज्योत्सव अवार्ड लिया, 2 स्टेट अवार्ड 2 है मेरे पास। और यहाँ सूरजकुंड मेले में जो एग्जीबिशन होती है वो एग्जीबिशन में कलानिधि अवार्ड 2 बार लिया मैं। और ओमान मस्कत में इंटरनेशनल मस्कत फेस्टिवल अवार्ड मिला मेरे को। अच्छा। इसी तरीके से और भी अवार्डों की भीड़ लग गई है, मतलब सम्मान आपके प्रति जो है। नहीं, अवार्ड मेरे को इतने मिले कि मेरे को याद भी नहीं है कौन सा बोलूं, कब बोलूं, क्या है। लेकिन अब पिताजी आपके खुश हुए कि नहीं, जब अब वो तो जीवित होंगे नहीं, उस वक्त कुछ मिला था सम्मान, ताकि वो इन सारी चीज़ों को देख के खुश हुए होंगे कि हमारा बच्चा जो हमारा बेटा इतना नाम रोशन करेगा। वो मेरी तरक्की नहीं देख सके, करके देख नहीं सकते। उन्हें आज बहुत जहाँ भी होंगे उनकी रूह जो है, नहीं, बहुत खुश होंगी, वो बहुत खुश होंगे कि जिन्हें हम कहते थे कि भैया वो इस पेशे में ना आए। जी, अपने बच्चों को भी अपने इस पेशे में लगा दें। नहीं, है ना, ये बच्चा काम करता है, ये मेरा बेटा ही है ये। अच्छा, बेटा ही है, इस काम में लगे हुए हैं। जी जी। आपके जीवन में कितनी तरक्की हुई है ये अवार्ड ही में? मेरी ज़िंदगी पूरा तशद्दुद और जद्दोजहद और स्ट्रगल से भरी हुई है। अच्छा। बस सारी ज़िंदगी उसी में गुजरी। ज़िंदगी में कई उतार चढ़ाव आए, सबको मैं पूरा करते गया और इसी तरीके से ये अवार्ड हासिल करते गया। हमारे साथ के कारीगरान जलते रहे मेरे से। 12 बार फॉरेन कंट्रीज़ को जाकर लाइव डेमोंस्ट्रेशन दिया गवर्नमेंट की तरफ से। 12 टाइम। अब ये बताइए, पद्म पुरस्कार मिलने के बाद, क्योंकि देखिए चर्चाएं जब निकलने लगती हैं तो कला क्यों मरती चली गई, कलाकार क्यों मरते चले गए, उसके पीछे की कहानी आप जाइएगा तो पद्म भूषण के लिए, पद्म विभूषण के लिए, पद्मश्री के लिए बड़ी लंबी कतारें लगती थी और बहुत बड़े लंबे रिकमेंडेशन हुआ करते थे सांसदों के, विधायकों के, मंत्रियों के, उसके बाद ही सब कुछ मिला करता था। आपने कहा कि हमने उम्मीद नहीं की था, हमने उम्मीद ही छोड़ दी। जी जी, उम्मीद ही छोड़ दिया था मैं।
कांग्रेस गवर्नमेंट में मैं 5 साल तक अप्लाई करा, हर साल 12,000 का खर्चा आता था। जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो मैं ये अप्लाई करना छोड़ दिया, क्योंकि बीजेपी की गवर्नमेंट मुसलमानों के मुखालिफ रहती है, मुसलमानों से नफरत करती है और मुसलमानों को कुछ नहीं देती। उसकी एक मिसाल ये है कि बीजेपी गवर्नमेंट मुसलमानों को इलेक्शन का टिकट नहीं देती, जो मैं देखा सब बोल रहा हूँ मैं। बिल्कुल मगर मेरे को अवार्ड दे के मोदी जी ये मेरे ख्याल को, मेरी सोच को गलत साबित कर दिए कि हम मुसलमानों को भी देते हैं। उन्होंने एक मैसेज देने की कोशिश की थी कि मुसलमान हिंदू नहीं बल्कि कलाकार कलाकार होते हैं। और आपने पिछले कई सालों में देखा होगा कि कई ऐसे कलाकार जो गुमनाम थे, जिनको कहीं किसी ने कोई जाना भी नहीं, अचानक अवार्ड मिलना शुरू हुआ, ऐसा था? नहीं, ये मैं आपके साल देखा मैं। हाँ। घुड़ समझते हैं? हाँ हाँ, जहाँ पे कचरा डालते कचरा हैं, डालते हैं, हाँ। घुड़ में से हीरे को निकाल के उन्हें तराश रहे हैं, वो हीरे को। मैं भी वैसी एक हीरा हूँ मैं। आपने इन शब्दों को अगर समझने की कोशिश की हुई तो मैं बात बताऊँ कि जो कचरे के डब्बे हैं उसमें से, यानी हीरे को निखारने के लिए, तराशने के लिए आपको कोयले में घुसना पड़ता है। तो मोदी जी के बारे में इनका ये, कल जब प्रधानमंत्री आप जब प्रधानमंत्री को वो शब्द कह रहे थे, बड़े बारीकी से वो मुस्कुरा रहे थे, है ना? हाँ, मैं वही बात बताया ना, मैं कांग्रेस की गवर्नमेंट में 5 साल तक मैं अप्लाई करा, मेरे को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। फिर 5 साल के वो आपकी गवर्नमेंट आने के बाद मैं एकदम खामोश हो गया, अप्लाई करना छोड़ दिया, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट मुसलमानों को कुछ नहीं देती, मुसलमानों से नफरत करती है, इसलिए मैं अप्लाई करना बंद कर दिया था। मगर 25 जनवरी को होम मिनिस्ट्री से फ़ोन आया मेरे को कि आप बधाई हो, आपको पद्मश्री अवार्ड हुआ है। तो जज्बात से मैं सारा दिन आंसू बहाते रहा, रात में नींद नहीं आई मेरे को। और मोदी जी ये साबित कर दिए कि मेरे ख्याल को और मेरी सोच को गलत साबित करके बोल दिए कि तुम मुसलमानों को भी कुछ देते हैं। अच्छा, कादी साहब ये बताइए कि उस पर क्या वो कला कैसे आप लोग तराशते हैं? कितनी सालों से कर रहे थे, 10 साल के जब उम्र से, तो कैसे आपने वो सीखना शुरू किया? वो है कलाकारी कैसी होती है? वो ये देखिए, ये जो बिदरी कला है, ये बीदर से निकली, इसलिए इसको बिदरी वर्क बोलते हैं। बीदर एक मुकाम है कर्नाटक का जी। और बीदर का किला 600 साल पहले जब बीदर का किला बन रहा था, तब एक कारीगर आया था अब्दुल्ला बिन कैसर, जो ईरान से बुलाया गया था उसको। अच्छा। और वो कारीगर पत्थर में शल इनले करता था, जिसका नमूना अभी भी किले में, वहाँ के मॉन्यूमेंट्स में बाकी है जी। और इसी तरीके से लोहे में सोने और चांदी का काम इनले करता था वो जी। और बीदर की शेट्टी फैमिली के 2 कारीगर उसके पीछे पड़े हुए थे उसकी टेक्निक हासिल करने के लिए। और वो टेक्निक हासिल करने में कामयाब हो गए। कामयाब होने के बाद वो लोहे में करता था। लोहे में काम करना इनकी बस की बात नहीं थी। जिंक मेटल, सॉफ्ट मेटल होता, जिंक मेटल में ये लोग सिल्वर और गोल्ड इनले करना शुरू करके उसका नाम दिए बिजली वर्क। अच्छा। वो ये भी 2 ही कारीगर काम करते थे, बस 2 ही करते थे, किसी को बताते नहीं थे। उन्हें नहीं बताता था तो इन्हें भी नहीं बताते। मगर 2 में झगड़ा हो गया। एक कारीगर कसम खाया कि मैं ये कारीगर को घुड़ कर दूंगा, नहीं गली गली कर दूंगा बोला। अच्छा। और इसी तरीके से हुआ। और उसके पास कुछ पैसे का इंतजाम नहीं था। बीदर में जागीरदारों के पास जाके उनसे मदद लेके ये काम पहले मुस्लिम से हिंदू में आया, हिंदू से फिर मुस्लिम में आया। इस तरीके से ये काम आगे बढ़ाया। तो फिर आपने आपके पूरे खानदान में ये लगातार कई सालों से चलता रहा या ये बिजली वर्क में बिजली और खादरी का कनेक्शन है। खादरी फैमिली का बिजली का कनेक्शन है। और बिजली वर्क में जितने मास्टर क्राफ्टमैन गुजरे और किसी में भी नहीं गुजरे, सारे मास्टर क्राफ्टमैन खादरी फैमिली में गुजरे हुए। तो अब आप क्योंकि आप कह रहे थे कि हम रात भर पूरे दिन सो नहीं पाए, रात भर आंसू बहुत इमोशनल हो गया था। अब इस मुकाम पे आने के बाद आपको लगता है कि इस कला या जितने ये जो माहौल बने हुए हैं उसमें बहुत बड़ा बदलाव आएगा? बदलाव कैसा बदलाव? लोगों की सोच में तब्दीली आएगी कि हिंदू मुसलमान मत करिए। नहीं, मैं नहीं बोल सकता, लोगों के बारे में नहीं बोल सकता था। मेरी बात थी, मैं बोल दिया। मेरे लोगों के दिमागों में क्या है मैं नहीं पढ़ा मैं। हाँ। नहीं, कलाकार जब सोचता है कि हमारे दिमाग में इस तरह की चीज़ें हैं तो इसलिए हम कह रहे हैं कि आपकी सोच जब बदली तो सामान्य व्यक्ति भी सोचे कि भाई आप कलाकार हैं या आप व्यवसायी हैं तो सबका भला ही होगा। सोचना चाहिए उनको, उनके बारे में मैं नहीं बोल सकता मैं।
अभी फिर एक पॉलिटिशियन ने आपके बारे में कह दिया कि भाई अभी वहाँ कर्नाटक में चुनाव है इसलिए सब कुछ कह दिया। उनका काम है बोलना, हमारा काम है सुनना। हालांकि जो बोला मैं उसी की पार्टी का वोटर हूँ मैं आज तक है सब कोई पार्टी को नहीं दिया, मगर बीजेपी का हक अदा करने के लिए मैं आपके बीजेपी को ही वोट दूंगा और मेरे घर के भी लोगों को वोट बीजेपी को ही दिलाऊंगा मैं, तो उनका एहसान अदा करने के लिए। अच्छा, एहसान अदा करने के लिए। देखिए, कलाकार आपके ऊपर एहसान नहीं, मतलब ये समझिए आप क्योंकि अगर हम कलाकार की बात करते हैं, पूरी ज़िंदगी जिन्होंने इसी चीज़ को दे दिया है, तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए एक राष्ट्र के लिए धरोहर हैं। शाह कादी साहब थे जिन्होंने बताया कि जब 10 साल की उम्र से ही उन्होंने इसकी शुरुआत की और उसके बाद अब इस मुकाम पे आने के बाद उनको ये सम्मान मिला। बेटे हैं जो उन तमाम सारी चीज़ों को सीखते हुए फिर आगे बढ़ रहे हैं। अब मसला ये है कि राजनीति अपनी जगह है, एक कलाकार के ऊपर अगर राजनीति होती है तो कहीं ना कहीं ये परेशानी का सबब उन लोगों के लिए है जो इस पेशे से जुड़ते हैं। उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं उनके साथ छल किया जा रहा है। राजनीति, वोट और पार्टियां अपनी जगह है, अब इनका सम्मान आप कीजिए और इनकी जो ये धरोहर है उसे आगे लेकर बढ़िए। यही हमारे आपके लिए और देश के लिए और समाज के लिए भी बहुत बेहतर होता है। कैमरामैन राहुल देव के साथ मैं सुमन कुमार, TV9 भारतवर्ष के लिए।